So hello everyone, welcome to EditApp and welcome to the session of JAP AFM YouTube series जहाँ पे हम 10 मिनट्स में important टॉपिक कवर करते हैं। आई होप आप सभी ने अभी तक ये क्लासेस कंसिस्टेंटली फॉलो की हैं और आगे भी करेंगे। ये जो क्लासेस चल रही हैं ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद मॉड्यूल बी चैप्टर 15 दैट इज रेगुलेशंस रिलेटेड टू फाइनल स्टेटमेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज फाइनल अकाउंट्स लीगल प्रोविजंस। तो फाइनल अकाउंट्स के लीगल प्रोविजंस क्या है अभी हम देखते हैं। देखो पहले तो जो कंपनीज एक्ट 2013 में है यहाँ पे आपको दो सेक्शन याद रखने हैं, दैट इज सेक्शन 128 एंड सेक्शन 129। सेक्शन 128 कहता है दैट इट इज कंपलसरी टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ये कहता है कि जो भी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स की जो भी स्टेटमेंट्स हैं ये प्रिपेयर करना मैंडेटरी है। ये कहता है सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है that at the time of the company's annual general meeting, it is mandatory for the board of directors to lay down the financial statements before the company। ये कह रहा है कि जब भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो ये मैंडेटरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कि वो ले डाउन करे सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की बिफोर द कंपनी। ठीक है, फॉर वन पर्सन कंपनी जो कि एक सोल प्रोप्राइटर होता है, स्मॉल है और डोरमेंट कंपनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। तो जितनी भी हमारी फाइनल अकाउंट्स होंगे उसमें जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगी, अगर कोई वन पर्सन कंपनी है तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन देयर फाइनल अकाउंट्स। नाउ नेक्स्ट इज क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है कंपनी को, बैलेंस शीट, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट। तो एक एक करके हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है। ये शो करता है कंपनी के रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी हुआ हो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पीरियड की ये बात करता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होती है, ये बेसिकली एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का। इसमें क्या क्या ये दिखाता है कि कंपनी के असेट्स क्या हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज क्या है और इक्विटी क्या है। ठीक है, कितना शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, कितना कंपनी ने खुद ने अपनी तरफ से पैसा लगाया है। देन नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली मूवमेंट ट्रैक करता है, जो भी कैश आ रहा है और जो भी कैश जा रहा है। ठीक है, इसमें हमने जो कैश फ्लो है उसको तीन एक्टिविटीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग एंड देन वी हैव फाइनेंसिंग। राइट, तो ये तीन स्टेटमेंट्स में हमने डिवाइड किया था। फिर है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये क्या एक्सप्लेन करता है कि कंपनी की इक्विटी कैसे चेंज हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन फाइनली नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट प्रोवाइड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। मैंने पहले भी काफी एग्जांपल्स दिए हैं कि मान लो कोई कंपनी एक डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो कर रही है। ठीक है, तो अभी तक कंपनी को 5 साल हुए हैं मान लो, तो पहले 2 सालों में उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया था और चौथे और पांचवें साल में, तीसरे चौथे पांचवें साल में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करने की सोच रहे हैं। थर्ड ईयर में उन्होंने चेंज किया मेथड, तो थर्ड ईयर में उन्होंने नोट्स टू अकाउंट में उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सा मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन फॉलो करते आ रहे थे, कौन सा आप फॉलो कर रहे हैं और रीजन क्या है फॉलो करने का, और उसका क्या इफेक्ट होगा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये सब कंपनी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन नोट्स टू अकाउंट्स। सो अभी अगर हम फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट की बात करें तो बेसिकली जो बैलेंस शीट अभी फॉलो होती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। वर्टिकल मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले आपकी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज आती हैं, फिर इसमें आपका आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी अगर कोई पेंडिंग है अलॉटमेंट पे, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। फिर आते हैं आपके असेट्स, असेट्स में नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। यहाँ पे जो आइटम्स लेट डाउन होते हैं वो या तो परमानेंस की फॉर्म में होते हैं कि कौन सा आइटम परमानेंट है, कौन सा ज्यादा परमानेंट है, कौन सा कम है, या फिर लिक्विडिटी की ऑर्डर में। ठीक है, या तो परमानेंस के ऑर्डर में या लिक्विडिटी के ऑर्डर में जो आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट के वो प्लेस किए जाते हैं।
फिर दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। दैट इज व्हेन बोथ लाइबिलिटीज एंड असेट्स ऑफ अ कंपनी इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। अगर असेट भी सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी भी सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, तो जो ओवरऑल इफेक्ट आता है कंपनी के कैपिटल पे वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि जो भी असेट्स हैं वो लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी के इक्वल होते हैं। तो जो भी इंक्रीज होगा दोनों में बराबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन है हमारी ये भी बैलेंस्ड ही रहेगी। If assets and liabilities increase by the same amount, the increase cancel out the equation, leaving the equity capital unchanged. तो यहाँ पे क्या है, जो equity capital है आपका इसलिए unchanged रहता है. Then next we have general instructions related to current assets. करंट असेट, किसी भी असेट को कब क्लासिफाई करेंगे, जब ये जो कंडीशंस हैं वो ये सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन क्या है, दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, सोल्ड और कंज्यूम्ड इन द एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। जो असेट है आपका वो या तो रियलाइज हो जाना चाहिए या बिक जाना चाहिए या कंज्यूम्ड हो जाना चाहिए किसी भी कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान। It is held primarily for the purpose of being traded. Primarily इसको held किया जाता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। It is expected to be realized within 12 months. 12 महीने के अंदर अंदर ये रियलाइज हो जाना चाहिए या सोल्ड हो जाना चाहिए। If it is cash और cash equivalent unless it is restricted, अगर ये कैश या कैश इक्विवेलेंट के बराबर होगा, अगर ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। ये कैश या कैश के बराबर माना जाएगा अगर ये किसी और लायबिलिटी को सेटल करने के लिए यूज नहीं किया जाता या किसी और चीज के लिए एक्सचेंज नहीं किया जाता, ठीक है। सो दैट इज फॉर करंट असेट। नेक्स्ट इज आपको देखना है कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2024 साइकिल इन अक्टूबर कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, बाय डिफॉल्ट कितने महीने की होती है। सो द नॉर्मल टाइमिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एनी कंपनी इज बाय डिफॉल्ट फॉर 12 मंथ्स। ये कौन सा टाइम होता है, बेसिकली इट इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ असेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन द कैश और कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी क्या है, जो कि करंट लाइबिलिटी कहलाई जाए। अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ही कोई लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी की फॉर्म में कही जाएगी। दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी। 12 महीने के अंदर अंदर ये सेटल हो जानी चाहिए। इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, इसको ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाना चाहिए। देन इट इज ड्यू टू सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये सेटल हो जानी चाहिए आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ये 12 महीने हम कब से कैलकुलेट करेंगे, रिपोर्टिंग डेट से। इफ द एंटिटी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ये जो भी आपकी लायबिलिटी होगी इसके ऊपर कोई अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए टू डिफर सेटलमेंट, मतलब कि इसके ऊपर कोई ऐसा राइट नहीं होना चाहिए कि आप इसको 12 महीने के बाद भी सेटल कर सकते हो, नहीं, ये 12 महीने के अंदर अंदर ही सेटल हो जानी चाहिए। तो तभी अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ही हम किसी लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी कहेंगे, राइट। आपको इस पीवाईक्यू का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कौन से वो आइटम्स हैं यहाँ पे जो इंक्लूड किए जाते हैं अकाउंटिंग में, टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर आपको सिलेक्ट करना है और आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है, इफ द लाइबिलिटीज एंड असेट ऑफ अ कंपनी इंक्रीज विद द सेम अमाउंट, अगर किसी भी कंपनी की लाइबिलिटीज और असेट सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रहे हैं तो नेट इफेक्ट क्या होगा कंपनी पे। कैपिटल ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज, कैपिटल ऑफ द कंपनी विल डिक्रीज, या सी कैपिटल ऑफ द कंपनी रिमेन्स अनचेंज्ड, या डी नन ऑफ द अबव। You need to answer this particular question number 1 and 2 PYQs in the comment box. So thank you and see you in the next session.